जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ सेकंड वीक। आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द बाउंड्रीज़, और आज हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे। थोड़ी सी हमारी लर्निंग है उसको हम देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी है। जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बाउंड्रीज़ किस टाइप की होती हैं, बाउंड्रीज़ कब सेट करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ऑल दैट। और उसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, और उसके साथ साथ जो पिछले सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं ना, उसमें जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारी उसमें लर्निंग रही है उसको फिर हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आज तक के सेशन के साथ। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन तमाम चीज़ों में प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ते जा रहे हैं, केस स्टडीज़ भी पढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर असाइनमेंट्स भी यानी होमवर्क भी करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके, और उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि हम काफ़ी सारे स्किल्स को इंडिविजुअली देखते आ रहे हैं और अब हम उसको कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब आज के बाद जितने भी सेशंस होंगे और हम पिछले सेशंस को नए सेशन के साथ कनेक्ट करके कोई ना कोई सिचुएशन या केस स्टडी बनाएंगे ताकि उन तमाम स्किल्स को या उन तमाम आपके क्या कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपने लर्न किया है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी हम कर सकें। ठीक है, सो फार थोड़ी सी शुरू में हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम केस स्टडीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही होगी मेरी, ठीक है। और सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट हैव यू लर्न सो फार। आप में से जो भी सबसे पहले हैंड रेज़ करेगा, नंबर 1 और नंबर 2, उनको मौका मिलेगा, वो बताइए। और उसके बाद बीच बीच में हम बार बार जो है वो कन्वर्सेशन करेंगे, तो जो पहले बात कर लेगा वो दोबारा हैंड रेज़ नहीं करेगा ताकि दूसरे को भी मौका मिल सके। ठीक है, तो पहले जी दुर्रफ़शां हैं, उसके बाद एक और हैंड रेज़ हो जाए ताकि हमें पता हो कि कौन दो लोग बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिए कि टाइम हमारे पास कम है, हम 1 घंटे में सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी दुर्रफ़शां बताइएगा व्हाट यू हैव लर्न सो फार। We have learned about communication model. We have learned about toxic patterns. We have learned about the types of communications, and starting from that, what is emotion? आपकी inner emotions क्या हैं, external क्या हैं, difference between your reaction and response. What I'm unable to understand कि आपका जो प्रोग्राम है that is about emotional intelligence or it is about being emotionally aware. इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल इज वेरी डिफरेंट। जैसे आपने अब तक एप्टीट्यूड की हर इंसान का एक ब्लूप्रिंट होता है विच इज comprises of 3 things. It is their attribute, attitude and aptitude. उसकी अब तक हमने कोई बात नहीं की है। And wait, let me just देखें, आप इसको NLP से कनेक्ट भी कर सकते हैं। NLP इज़ अ डिफरेंट प्रोग्राम, वो एक इंटायर प्रोग्राम है। नहीं, I am absolutely not connecting. No, I am absolutely not connecting with NLP. I know NLP is a way different thing. I'm just जी I just looking for something which you know. आप देख लीजिएगा, मैम हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम दोबारा आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। जी महविश, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, फर्स्ट वीक जो था हमारा वो उसमें हम लोग अवेयरनेस हमें मिली थी कि इमोशंस क्या होते हैं, किस तरह उनको समझना चाहिए, इंटरनल या आउट के जो है हमारे वो किस तरह उनके साथ जो है इमोशंस कौन कौन से पैटर्न्स बन जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग हुई थी हमारे। उसी में हमने टॉक्सिक पैटर्न हमने देखा कि वो कैसा होता है,
फिर उसी से रिलेटेड हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस, हमारी एक्सरसाइजेज जो इन थी वो भी बहुत अच्छी थी, जो कि हम कर रहे हैं अभी तक। राइट और राइट फिर उसके बाद जो है वो कम्युनिकेशन वाला एक जो थोड़ा सा टॉपिक हमने नया एक लिया और उस पर रिलेटेड हमने उससे बात की। सर थोड़ा उसमें ना प्रॉब्लम आया मेरे साथ, वो ये कि एक सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हुई, लेकिन मैं उसके ऊपर वो कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज जो है ना वो क्रिएट नहीं कर पाई ऑन द स्पॉट। मतलब आप ये कह लें कि इमोशनल मैंने समझ लिया था सारा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। उस वक्त भी मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूंगी। लेकिन जब सिचुएशन क्रिएट हुई तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं सकी, और वही चीज़ें जो पैटर्न पहले मेरे थे, वही फियर, वही इनसिक्योरिटीज, वही आर्ग्यूमेंट पास करना, वो सब चीज़ें वापस हुई। अब आई डोंट नो कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी या 1 घंटे पहले ही की बात थी वो, मतलब हमारा जो सेशन हुआ था कम्युनिकेशन वाला, उसके फौरन बाद वो सिचुएशन क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। और अगर मैं चाहती तो वो उसको रिकॉर्ड भी कर सकती थी, लाइक मेरा असाइनमेंट भी हो जाता। सही है। बट सर वो मैं अप्लाई नहीं कर सकी, वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों अप्लाई नहीं कर सकी, क्या वजह हुई। मैं अभी भी आपने उस उसी वक्त उसमें गम प्रैक्टिस में नहीं बैठी की हूँ। होगी। अच्छा सही। अच्छा देखिए, जी सर। मैंने आपने उस प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी उस वक्त, 1 घंटे बाद तो आपका सेशन हुआ। हाँ पॉसिबल है। जी सर। अच्छा देखें, अभी मैं वही बात आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आप सबको, ठीक है, जो पहले भी मैंने बीच में मैंने रिपीट की थी और मैंने ओरिएंटेशन सेक्शन के अंदर डिस्कस की थी, बताई थी कि बेसिकली हम लर्न करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्किल सेट, ठीक है। जब तक उस पूरे स्किल सेट को आप कम्प्लीटली एक पज़ल बनाने जा रहे हैं ना, उस पज़ल को कंप्लीट कर एक पिक्चर सामने लाने के लिए हर एक पज़ल का वो पीस आपके पास होना ज़रूरी है जिसको आप जोड़ें और वो पिक्चर सामने आ जाए, ठीक है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है। अभी हम उन तमाम पज़ल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये पज़ल है, इसके अंदर ये बना हुआ है, ये पज़ल है, इसके अंदर ये बना हुआ है, उसको हम जोड़ रहे हैं। ये 12 सेशंस हैं, हर सेशन एक टॉपिक है, ठीक है। और हर टॉपिक को आप जब कंबाइन करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि इस सिचुएशन में हूँ, अब मैंने कौन से स्किल सेट को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो स्किल सेट आप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें 12 स्किल्स हैं, तो कहीं किसी सिचुएशन में उन 12 में से 6 चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, कहीं 4 हो रही होंगी, कहीं जो है वो 8 हो रही होंगी, कहीं सिर्फ 2 पे ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हमने इमोशंस को इसलिए समझा था कि हमारे साथ कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम अपने इमोशन को पहले समझ पाएँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ पैटर्न्स बन रहे हैं, इनर पैटर्न्स बन रहे हैं, आउटर पैटर्न्स बन रहे हैं। अभी हमने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम उससे बात कैसे करेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ ये सोचा था कि वो पैटर्न बन कैसे रहें, वो चीज़ हमें समझ में आ गई। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें पता चला कि भाई कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। अब हम पैटर्न समझ गए कि भाई ये जो सिचुएशन हो रही है इससे हमें ये फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब ये फ़र्क जो पड़ रहा है, अब हमें उसके मुताबिक आगे कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बाउंड्रीज़। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो क्या उस सिचुएशन को हम थोड़ी बहुत बात करके वहीं ख़त्म कर दें, या हमें वहाँ पे बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। तो वो आज हम सीखेंगे कि हमें बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, क्यों करनी है, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन टॉपिक्स को आप जोड़ते चले जाएंगे तो आप उस सिचुएशन में से निकलते चले जाएंगे। अगर एक स्किल सीख के आप चाह रहे हैं कि मैं एक ऐसी कंडीशन से बाहर आ जाऊं या एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आ जाऊं जो आपको बहुत तंग करती है, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक बेहतरीन किस्म की बिरयानी बना के खिला दें और मैं आपको सिर्फ 1 पाव चावल ला के दे दूँ, आप बोलें भाई इसमें चिकन भी डलेगा, इसके अंदर मसाले भी डलेंगे, इसमें ऑयल भी डलेगा, इसमें, तो वही वाली बात है कि जब तक आप तमाम स्किल्स को नहीं सीखेंगे, जब तक आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस बूट कैंप। अच्छा, बूट कैंप इसलिए है क्योंकि बूट कैंप का मतलब होता है शॉर्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखना। अच्छा, अब बूट कैंप जो होता है ना, यूजुअली अगर हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉर्पोरेट्स वगैरह में देखते हैं तो 2 दिन का, 1 दिन का बूट कैंप होता है 5 घंटे का, जिसके अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो 1 महीने का कंटेंट 1 दिन के अंदर हम कंज्यूम करके बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। या फिर 2 दिन का या फिर 3 दिन का बूट कैंप होता है, ठीक है। अब चूँकि ये ओरिजिनल प्रोग्राम जो है वो 6 महीने का है, ये उसका 1 महीने का बूट कैंप है, तो जाहिर सी बात है हम उन तमाम चीज़ों को कंपाइल करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बूट कैंप पे पार्टिसिपेट 2 तरह के लोग करते हैं। उनकी कुछ क्वालिटीज़ होती है। एक तो क्वालिटी ये होती है कि वो वाकई उस चीज़ को सीरियसली सीखना चाह रहे हैं, उनकी प्रायर थोड़ी बहुत इन टॉपिक्स से रेलेवेंट नॉलेज होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये
कि वो बूट कैंप से हटकर उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बूट कैंप होते हैं या कॉर्पोरेट्स में होते हैं, एक दिन का बूट कैंप होता है, तो बूट कैंप में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और अगले दिन उसका जो है वो रिज़ल्ट होता है। एक्सक्यूज मी मिस दुर्गा, हेलो हेलो जी, आपका माइक खुला हुआ है, आप प्लीज़ सब अपने माइक ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो बूट कैंप का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है, तो मैंने आपको अभी टॉपिक सिखा दिया, बता दिया। अब आप कुछ इसकी वीडियोस निकालें, कंटेंट निकालें, आप चैट बॉक्स पे जाएं, इन टॉपिक्स को लिखें, एक्सरसाइजेस निकालें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट कंप्लीट करें, उस टॉपिक के अंदर आप मास्टर हो जाएं। ठीक है। आप लोगों को एक जो है वो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अब उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको समराइज़ करना, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, असाइनमेंट्स करना, ये सारा काम आपका होगा। ठीक है ना। ये स्कूल वाली तो बात है नहीं कि आपको एक एक चीज़ जो है वो बहुत डिटेल में बताएं। हम आपको टॉपिक भी बताएं, एग्जाम्पल्स भी दें, फिर हम लोग समझाएं भी, फिर हम आपको साथ बैठ के पढ़ाएं भी, तो वी आर ग्रोन अप नाउ। तो हम बेसिकली एक प्रोफेशनल लेवल पे इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं हाउ टू सेट बाउंड्रीज़ पे। ठीक है। आज का मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। जैसे लास्ट टॉपिक था कम्युनिकेशन का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसी तरह से बाउंड्रीज़ को किस तरह से सेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अक्सर लोग इस पर फेल हो जाते हैं, या फिर वो इस तरह से बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करते हैं, या तो वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही नाकारा हो जाता है, या फिर उनको ख़ुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, हाउ टू से नो, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेटिंग अ बाउंड्री। ठीक है ना। हाउ टू से नो, व्हेन टू से नो, वेयर टू से नो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशंस हमने ज़्यादा करनी है इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, इसमें जो लर्निंग आउटकम्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे वो समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट बाउंड्रीज आर। ठीक है जी। बाउंड्रीज़ होती क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। और बाउंड्रीज़ जो है सिर्फ अल्फाज से या डायरेक्टली नहीं बनाई जाती, बाज़ औक़ात आपके एक्शन से, आपके फेस एक्सप्रेशन से और आपके रिस्पांस ना देने से भी बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्श होना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव बाउंड्रीज़ हों, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है। तो बाउंड्रीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे बाउंड्रीज़ मिसिंग है। ठीक है। जहाँ पे बाउंड्रीज़ होनी चाहिए लेकिन हम नहीं बनाते। ठीक है। हम उन जगहों पे बाउंड्रीज़ खींचने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। आर्जी चीज़ें होती हैं, वक्ती होती हैं, ये बहुत छोटी मामूली चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे कि अनहेल्दी या वीक बाउंड्रीज़ की निशानियाँ क्या होती हैं। हम बाउंड्रीज़ तो खींच देते हैं, लेकिन लोग बार बार क्या करते हैं, उसको फलांग के आपके पास आ जाते हैं। ठीक है। और उसको हमने इमोशंस के अंदर भी सीखा था। ठीक है, कि ये क्या होता है। अच्छा, हाउ टू कम्युनिकेट बाउंड्रीज़ इफ़ेक्टिवली, कि किस तरह से आप इफ़ेक्टिवली लोगों को बता सकते हैं कि दिस इज़ द लिमिट। ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बाउंड्रीज़ की पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशंस में, और हम हैंडल करेंगे अपने गिल्ट को, प्रेशर को और रेजिस्टेंस को जो दूसरों की तरफ से आता है जब हम अपनी बाउंड्री सेट करते हैं। तो अक्सर लोग गिल्ट फील करते हैं, वो कहते हैं हमने उनको मना तो कर दिया, लेकिन बाद में उनको फील हो रहा होता है कि नहीं, मना नहीं करना चाहिए था। तो ये जो गिल्ट होता है, ये आपको जो है वो अंदर ही अंदर जो है खाली करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, आप में से सिर्फ 2 लोग बताइएगा मुझे कि कभी ऐसा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ कहा, कोई काम या व्हाटएवर जो भी है, और आपने उसको यस कह दिया, लेकिन आपको नो कहना था, लेकिन आपने कह दिया। और प्लस ये भी बताइएगा कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है आपके साथ, कभी कभी होता है, समटाइम्स, रेयरली, बहुत ही कभी कभार, या कभी नहीं हुआ आपके साथ। जी मिस दुर्गा, बताइए। हाँ जी, मेरे साथ हुआ था, एंड मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं होता, बट सम टाइम इट हैपेंस एंड आई एम अनेबल टू से नो, डिस्पाइट आई वांट टू से नो, बट कर्टेसी में, मुरव्वत में, या घर की फैमिली की बायकॉट के उसमें, या किसी और फेयर में जो है वो मैं उसको फिर नो कर नहीं पाती हूँ। ठीक है, कुछ शेयर कर सकती हैं आप, क्या हुआ था?
मुझसे घर में पैसे मांगे गए थे डिस्पाइट आई वाज माई सेल्फ वॉज गोइंग थ्रू अ क्राइसिस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ अ फेयर ऑफ अ बाइकॉट कि मेरी अम्मा मुझसे बात करना बंद कर देंगे, उनके सिबलिंग्स में से मांगे थे किसी ने, एंड डिस्पाइट के जस्ट बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ द बाइकॉट कि मेरा घर में बाइकॉट हो जाएगा, मुझे उनको पैसे देने पड़े। मैं आई गॉट इट, मेरे ख्याल से आपने ये शेयर किया है, ठीक हो गया। अच्छा आप मेरे ख्याल से कुछ सेशंस में नहीं आई थी आई गेस। मेरी एनएलपी का मास्टर प्रैक्टिशनर चल रहा था तो आई मिस 2 सेशंस। तो आपने वो देख ली रिकॉर्डिंग्स? जी मैंने देखी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी मिस फरहा। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं इन लॉस के साथ थी, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि आप नो नहीं कर सकते, इवन दो ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, बस सास ससुर और हस्बैंड। लेकिन ये कि सास को मैं कभी नो नहीं कर सकी। मैं बेसिकली आई एम टीचर इन मदरसा, तो मैं वहाँ भी जाके ससुराल जाके भी मैंने नियर बाय मदरसा ही ज्वाइन किया था। और जब वहाँ से आती थी तो फिर यही होता था कि चाय का टाइम है, शाम की चाय का, तो मैं एंटर हो रही होती थी गेट से और शी वाज वेटिंग फॉर मी कि नहीं अब तुम चाय बनाओगी और ये सब कुछ। तो मैं बस बुर्का उतार के और नीचे फ़ौरन आके किचन में लग जाना और ये सब कुछ, फिर रात तक लेके बैठना, उनके साथ बातें करनी। तो उस वक्त मैं ये नहीं कह सकी कि ना मतलब आई एम टायर्ड और मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए सुबह की उठी में, ये मैं नहीं कह सकी। और ये शुरू में भी यही होता था व्हेन आई गॉट मैरिड कि मैं सास को बहुत टाइम देती थी, उनके साथ बैठती थी, बातें करती थी। तो सम टाइम्स स्टार्टिंग में मुझे इतनी आदत नहीं थी लिसनिंग की, करती थी मैं खुद भी बहुत बोलती हूँ, तो मैं आदत थी है सुनने की, लेकिन घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठने की इतनी आदत नहीं है किसी के साथ। तो वो फिर मुझे जब चक्कर आने लगते तो मैं उसको बोल भी नहीं पाती थी कि मतलब मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मेरे माइंड को रेस्ट चाहिए। तो ये चीज़ मेरे ऑल्दो मेरे फादर ने इज़ लेट नाउ, लेकिन उन्होंने मुझे यही समझाया था कि ना नो कहना सीख लो ना तो दुनिया आसान हो जाती है। बट वो अंदर अब तक वो हैबिट नहीं डेवलप हो सकी। इट्स बीन 10 years की डेथ को, लेकिन वो हैबिट मेरे अंदर नहीं डेवलप हो सकी। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 बातें तो होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, नो कहने के बहुत से और भी तरीके होते हैं, ठीक है। इमोशंस से भी आप नो कह सकते हैं, फिर आपके एक्सप्रेशन से भी हो सकता है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। वो सारी बात आपकी सही है, लेकिन एक बड़े का लिहाज करते हुए, पहली चीज एक बड़े का लिहाज करते हुए आप नहीं बोल सकते। दूसरी चीज व्हेन यू गेट मैरिड तो आप एडजस्टमेंट की ज्यादा करते हैं ना, कोशिश करते हैं। Exactly ये ऐसी है। एकदम से आप किसी को नहीं बोल पाते कि ना जी हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या घुमा फिरा के शक्ल बना के भी नहीं बोल सकते, आप घुमा फिरा के भी नहीं बात करते। You have to adjust in that पे लगाना ज़रूरी नहीं होती, कहीं पे ज़रूरी होती है, कहीं पे आप थोड़ा सा रुक के जो है वो उसको मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। कहीं पे आप, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि कुछ मामलात होते हैं जो नरम गरम चलते हैं, कभी सुन लिया कभी नहीं सुना, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, और बाज़ औक़ात आप थोड़ा सा वेट करते हैं कि सामने वाला भी समझने की कोशिश करे। तो बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा अब यहाँ पर आपके सामने आता है कि व्हाट आर बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ बेसिकली लिमिट्स होती हैं या कुछ रूल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे वक्त को, हमारी एनर्जी को, हमारी इमोशंस को, वैल्यूज़ को, मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल स्पेस को। अच्छा अब एक चीज़ और ख़ास समझिएगा कि हम काफ़ी टाइम से जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टॉक्सिक पीपल की बात कर रहे हैं, पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे चीज़ें जो होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात दूसरे वाले के सामने ही रखें, हम अपने लिए भी इसको इम्प्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल बहुत ज़्यादा अगर देख रहे हैं और हम अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं, और कुछ ऐसी वीडियोस भी उसमें आ रही हैं जो कि कुछ ख़बरें ऐसी हैं जिससे हमारे इमोशंस भी जो है वो डैमेज हो रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ डैमेज हो रही है। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से हमारी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो कुछ बाउंड्रीज़ ऐसी होती है जो हम खुद अपने लिए भी रखते हैं, ठीक है। जो पर्पस ऑफ द बाउंड्रीज़ जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले के लिए रखें, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही टॉक्सिक हो। हम अपने ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं कि हम कहाँ पर अपने लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इनिशियली मैंने आपको ओरिएंटेशन दी थी तो उसमें मैंने इसके ऊपर ख़ास करके ज़ोर भी दिया था कि हम अपने ऊपर भी जो है वो वर्किंग करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो ओरिएंटेशन सेशन की, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वो एक बाउंड्रीज़ होती हैं कि हम अपने टाइम को सेट करें, हमने सोना कब है, हमने उठना कब है, हमने खाना कब है, कितना खाना है एंड ऑल दैट।
तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी आप ही की बाउंड्रीज़ होती हैं जो आप खुद क्रॉस नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहिए। अब बाउंड्रीज़ मैटर क्यों करती हैं? डेफिनेटली दैट्स आर द अपोजिट ऑफ द अपर साइड ऑफ दिस स्लाइड, ठीक है। तो विदाउट बाउंड्रीज़ जो है वो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो कि बाज़ औक़ात हमें ख़ुद भी समझ में नहीं आ रही होती। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि दोपहर में किसी से कोई बात ऐसी हुई थी जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है वो हमें हो रहा है, लेकिन वो बात बहुत ही छोटी थी, उसका स्ट्रेस होना नहीं चाहिए था। लेकिन स्ट्रेस की जो असल वजह थी वो ये थी कि 2 से 3 दिन से आप नींद पूरी नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो वो जो नींद पूरी नहीं हुई थी वो क्यों नहीं हुई थी कि आप या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, आपने अपनी लिमिट से आगे जाके काम किया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईद के दिन थे और आपने सफाइयाँ बहुत कर ली, आपने खाने बहुत पका लिए, तो वो आपके नॉर्मल रूटीन से बढ़कर थी, उससे आप स्ट्रेस हो गए। लेकिन हुआ क्या, आपको लग रहा है कि दिन में एक बात हुई थी किसी से, उसकी वजह से मुझे ये हो रहा है। लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता है, इनर पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली हो क्यों रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप अपनी चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में कि आपके साथ बेसिकली क्या हो। बाज़ औक़ात हम सामने वाले को समझते हैं कि ये बड़ा टॉक्सिक आदमी है, ये समझ नहीं रहा, लेकिन बात ये होती है कि वो सही होता है, आपको बात बिल्कुल ठीक कर रहा होता है। वक्ती तौर पे हमें इसलिए समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उस बात में ज़्यादा होता है और हमारा इतना नहीं होता। ख़ास करके बड़ों के साथ हो रहा होता है कि हम छोटे हैं और बड़ा जो है वो हमें कोई बात समझा रहा है और हम उस बात पे बज़िद होते हैं और हम कहते हैं कि यार इनको कैसे समझाएं। लेकिन बाद में 5 साल, 10 साल, 15 साल या साल भर के बाद हमें समझ में आते नहीं यार वो ठीक कह रहे थे। अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे वालिद साहब को समझाते हैं, मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ नहीं भाई ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ में आता है कि वो ठीक कह रहे थे। तो इस तरह से हम लोग जब अपने आप के ऊपर काम करते हैं तो फिर हम क्या होता है, हम अपने लिए भी बाउंड्री सेट करते हैं, अपने आप को भी समझते हैं, इमोशंस को भी समझते हैं। तो जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना, ये बेसिकली अगर आप नहीं सेट करते, चाहे दूसरों के लिए, अपने लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। स्ट्रेस होता है, बर्नआउट होता है, इमोशनल एग्जॉशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइंस जो होती हैं एक अच्छी बाउंड्री की, वो क्या होती हैं? एक बेटर बाउंड्री जब हम सेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम नो कहते हैं तो उसमें गिल्टी फील नहीं होना चाहिए आपको। अब नो कहने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हाउ यू विल से इट। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी कम्युनिकेशन के अंदर। आप में से अगर किसी को याद हो पिछले सेशन का तो बताइए। एग्रेसिव, पैसिव, और उसमें एक टर्म और थी। हाँ सर, याद, असर्टिव। जी, तो बताइएगा, आप कोई 3 बता दें एक एक करके। सर पैसिव होता है कि आपने असर्टिव बता दूं सर? नहीं, पहले नंबर से। सर पैसिव था, जैसे चलते फिरते वो जो बताया था कि किसी को भी बोल दिया, बस ऐसे आंसर दे दिया। एग्रेसिव था, गुस्से में या थोड़ा सा रूडली होके बता दिया उन्हें, और आपने एग्जाम्पल भी कही थी एक ना। जी बिल्कुल। और असर्टिव वो था कि आप इज्जत के साथ जो है ना किसी को उसकी तारीफ कर दें पहले थोड़ी, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको दे दें, तो वो असर्टिव था। अच्छा, अब आपने इतना अच्छा समझाया, मुझे बताइए, अभी एक बात हो रही थी कि मेरे ख्याल से कौन बता रही थी, आप ही बता रही थी कि आप स्कूल से आई थी तो आपकी सास ने कहा था कि आप चाय बनाएं, और ऐसे ही था। नहीं सर, वो मैं। अच्छा, आप थे। चलें, अब महवेश ने मुझे बताया है असर्टिव का, तो आप मुझे बताइए कि यही सिचुएशन हुई है आपके साथ, अब आप किस तरह से बात कर सकती हैं? आप किस तरह से बात करेंगी, क्या जवाब देंगी? बाज़ औक़ात नो का मतलब डायरेक्ट नो नहीं होता कि नहीं करना। बाज़ औक़ात ये होता है थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अभी नहीं करना, ठीक है। बाउंड्रीज़ की बहुत सारी इकसाम होती हैं, तो हम अगर बाउंड्री को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आप ये कह सकती हैं कि मैं अभी बाहर से आई हूँ, मैं बस 5 मिनट में थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, या मैं वॉशरूम होके आ जाऊँ, या मैं कुछ भी ऐसा कह सकते हैं जिससे आपको 5, 10, 15 मिनट मिल जाए, और उसके बाद फिर उस टाइम को आप थोड़ा सा अपने लिए यूटिलाइज़ कर लें, और उसके बाद जाके आप चाय बना लें। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस सेटिंग अ बाउंड्री, कि आपको थोड़ा सा वक्त यहाँ मिल जाएगा और आप वहाँ पे कह सकते हैं कि प्लीज़ नॉट अभी, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप डायरेक्टली ये आपके जहन में आएगा कि मैं थकी हुई आई हूँ, मैं नहीं बना रही, तो दैट्स डेफिनेटली थोड़ा सा रूड हो जाएगा। और हमारी सोसाइटी में डेफिनेटली ऐसा है कि बड़ों की इज़्ज़त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हर जगह है, हमारी सोसाइटी में नहीं, हर जगह ही ऐसे। तो इस तरह से आप विदाउट गिल्टी ये नो कह सकती हैं, इस तरह का कह सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि मैं क्या कहते हैं ऑफ़िस गया और वहाँ पे जो थे हमारे बॉस ने एक छोटा सा काम दिया, तो उन्होंने कहा ये मुझे अभी चाहिए फ़ौरी तौर पे, और मैं उस वक्त एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो मैं उनको मुझे नो कहना था, मैं उनको ये तो नहीं कह सकता था कि नो आई वोंट वर्क ऑन दिस। मैंने कहा आई एम इनटू अ प्रोजेक्ट जो कि मुझे कंप्लीट करना है, और सर मैं 1 हफ़्ते से उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत की है, सिर्फ 1 से 2 घंटे का काम है, वो करके क्लाइंट को भेज दूँ, उसके बाद आई विल डू दिस। ही सेड ओके वंडरफुल, ठीक है जी। तो उसके बाद जब मैंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, 1 घंटे का गैप लिया, खाया पिया, फ्रेश हुआ, 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग, और मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आगे भेज दिया, अब बताइए क्या करना है। एंड देन ही सेड कि यू डिड अ वंडरफुल जॉब। एंड क्या प्रोजेक्ट था ये, वो 1 घंटा वहाँ और निकल गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा भाई ये प्रोजेक्ट है, अभी तो 4 बज रहे हैं, तो आप एक काम करें इसको कल ही कर लीजिएगा। सो दिस इज़ हाउ यू सेट बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज सेट करने की बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। जब हम कम्युनिकेशन हमने सीखा, तो कम्युनिकेशन में हमने ये सीखा कि बात कैसे करनी है और उसी तरीके से बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग ना रखिएगा, इन दोनों को मर्ज कर दें। अब आपने ये छठा स्किल सीख लिया, अब आप पहले के 5 स्किल्स में से ये छठे स्किल को मर्ज कर दें। और ये बोलते वक्त, कहते वक्त इमोशंस का ख्याल रखें, अपने भी और सामने वाले के भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैंने बॉडी लैंग्वेज का भी सिखाया था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मैंने उसको क्या कहते हैं, तो कौन सी कम्युनिकेशन कहते हैं उसको, जिसमें जो बॉडी लैंग्वेज आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वेरी गुड। तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मिक्स मैच करके, पैम्पर करके, चीज़ों को मैनेज करके, इमोशंस का ख्याल रखते हुए, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करते हुए, सही से बाउंड्री सेट करते हुए, जब आप सिचुएशन को के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अच्छा, दूसरी चीज़ आपको कब बेहतर जो है वो बाउंड्रीज जो उसके जो साइंस है वो क्या है, साइंस यू नीड बेटर बाउंड्रीज, द पीपल फ्रीक्वेंटली टेक एडवांटेज ऑफ यू। जब आप बहुत ज़्यादा लोग आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर हम एक पूरी केस स्टडी अभी आगे करेंगे, उसमें आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। व्हेन यू फील इमोशनली ड्रेन्ड, ठीक है, जब आप इमोशनली आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए हैं, तो फिर आपको कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, हमेशा याद रखिए, मैं जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर भी लागू होती है और दूसरे पे भी लागू होती है, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर लागू होती है, ठीक है। इमोशनली ड्रेन्ड आप कब हो जाते हैं, जब आप बहुत अरसे से घर पे ही बैठे हुए हैं और मोबाइल लेके लेटे हुए हैं और उसी को देखे जा रहे हैं, उससे हो जाते हैं। ज़्यादा आप किसी से बात नहीं करते, उससे होते हैं। या बाज़ औक़ात ये होता है कि सब कुछ सही होता है आपकी ज़िंदगी में, पुरानी कोई चीज़ आपके तंग कर रही होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपकी इमोशनली ड्रेन होते हैं। मैंने बार बार एक चीज़ कहता हूँ जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। स्कूल में कुछ ऐसा हुआ होता है, घर में, बचपन में, बाहर रोड पे, कहीं पे कज़न्स के साथ, जो आपको बार बार तंग कर रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप इमोशनली ड्रेन होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और ही आपके दिमाग में आए जब भी आप कोई काम करें। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके सामने कोई और हो, वो आप खुद भी हो सकते हैं, आपका हमजाद भी हो सकता है, ठीक है। आपकी बैड एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हो सकती है कि ये हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे हम लोग जब बिज़नेस करते हैं तो हमें पता चलता है पेट्रोल प्राइसेस हाइक, 80 रुपये बढ़ गए। अब हम जिस स्ट्रेस में चले जाते हैं वो हमें पता है, आप लोगों को नहीं समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि एक कंटेनर बाहर से आया, वो कंटेनर शिप से उतरा, वो कस्टम पे लगा, कस्टम से फिर उसको क्लियर करा के उसको हम गोडाउन में लेके आए। वहाँ तक उसको पहुँचना था 10 से 12 लाख रुपए में। अब वो प्राइस हाइक की वजह से एकदम उसमें 5 लाख का हाइक आ गया। तो वो जो एक बड़ी सिचुएशन है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ उस शिपमेंट को पाकिस्तान में मंगाया था। अब चूँकि उसके ऊपर 5 लाख रुपए एकदम से लग गए, अब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट वो नहीं रही, बढ़ गई। अब जब उसको मार्केट में लेके आएंगे तो ख़रीदने वाले भी कम होंगे,
तो वो जो एक स्ट्रेस आ गई ना, वो इमोशनली हमें ड्रेन कर रही है। अब होगा क्या, वो स्ट्रेस मैं अपने एम्प्लॉयज़ पे भी निकाल पाऊँगा, ठीक है, जानबूझ के नहीं, निकलेगा, खुद निकलेगा, एक इंसान की फितरत होती है। मैं बाहर ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही बात चल रही है, अचानक से सामने से कोई गलत क्रॉस कर जाता है, मैं उसके ऊपर शाउट करना शुरू कर दूँगा। मैं घर जाऊँगा, मैं फिर जो है वो, मुझे गुस्सा आ रहा होगा, बच्चे आएंगे, वो कुछ चीखेंगे, मेरे सर में दर्द होगा। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। और फिर मैं किसी के साथ, मैं अपनी वाइफ़ के साथ या बच्चों के साथ कुछ करूँ, डांट दूँगा, कुछ करूँगा, और अगर मेरी वाइफ़ ये सोचे कि यार ये बड़ा जो है ना क्या कहते हैं आपके, जो हम लास्ट टाइम हमने जो उस पर एक पूरा सेशन किया था कि ये टॉक्सिक बंदा है, कि ये घर आया और उसने चीज़ें, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जब आप किसी के साथ होते हैं और आप उस रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो, तो आपको सामने वाले को भी समझना ज़रूरी है। मैंने पिछले काफ़ी सेशंस में 2-3 दफ़े बात का जिक्र किया था। तो इसको भी मद्देनज़र रखते हुए फिर हमें बेटर बाउंड्रीज़ को सेट करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम, हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, और जैसे आपने अभी बताया कि 1 घंटा 2 घंटा बैठना मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं, वो चाहते हैं मोहब्बत में कोई मेरे साथ बैठे और मुझसे बस बातें ही करता जाए, करता ही जाए, करता ही जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है या नहीं करना, ठीक है, बैठना है तो किस तरह, नहीं बैठना तो ठीक है, तो ये है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, आप बार बार अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं खुद से ही, तो इसमें तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना। सेक्रीफाइस में क्या होता है, बेसिकली आप सबके लिए आपने खाना बना दिया, आपने खुद खाया ही नहीं। अब ये आप खुद अपने लिए गलत कर रहे हैं। जब आप अपने लिए गलत कर रहे हैं तो बाउंड्रीज़ भी अपने लिए ही सेट होगी ना। क्या होगी कि आपने रोज़ सही से खाना है, आपने अपना ख्याल रखना है। इफ़ आपके दर्द है तो यू नीड कैल्शियम, सो यू हैव टू टेक कैल्शियम। अब आप कहें नहीं भाई हमारी ज़िंदगी तो बस यही है, हम बच्चों का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें, नहीं, यू नीड टू मेक अ बाउंड्री फॉर दिस, फॉर योर सेल्फ, कि नहीं मुझे आज ये काम करना है, ठीक है। अब आप अपनी बाउंड्रीज़ खुद फैलांग रहे हैं, अपने आप का नुकसान आप खुद कर रहे हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप इमोशनली भी ड्रेन होंगे, फिज़िकली भी ड्रेन होंगे, आपके साथ और 10 परेशानियाँ आ जाएंगी, आप स्ट्रेस में भी चले जाएंगे, फिर आपको सारी दुनिया जो है ना वो टॉक्सिक लगना शुरू हो जाएगी। हुआ क्या है यहाँ पे, आपका इंटरनल पैटर्न ख़राब हो रहा है और वो आपकी अपनी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर इसको भी देखना है जब आप किसी दूसरे को कह रहे हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब कौन बताएगा मुझे? पूछताछ करना। एनीथिंग एल्स? और करीब है किसी बहस में ना पड़ना, या सामना ना करना कि खामखा जो है वो बात ना बिगड़ जाए। बैक ऑफ हो जाना, डर जाना, पीछे हट जाना। आपको जैसे फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट सिचुएशन कोई आती है, आप एकदम पीछे हट जाते हैं कि नहीं मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है, या किसी से कोई लड़ाई हो गई, बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, आप खामोश होकर पीछे एकदम से हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ़ इस्टीम की कमी है, ठीक है। उसको आपको सेटल करना पड़ेगा, वो सेटल करके फिर आपको बात करनी पड़ेगी। जब तक आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में बात नहीं करेंगे, जब तक आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यू फील रिसेंटफुल आफ्टरवर्ड। व्हाट डज रिसेंटफुल मीन? बैड फीलिंग्स, खुद ही दिल में जलते घुटते रहना, पूरा फील करते रहना, बेचैन रहना। कोई वाकया आपके साथ हो गया तो उसके बाद बस फिर आपका या तो मूड ख़राब है तो फिर ख़राब ही है 1 हफ्ते तक, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, आपको बहुत ही अजीब सा फील हो, मतलब आपकी फीलिंग ख़त्म नहीं होती, फिर उसके बाद में रहती है। तो बेटर इज़ दैट कि आप मामला वहीं रफ़ा दफ़ा करके उस बात को वहीं ख़त्म करें, बी हैप्पी, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग होते हैं दिल में रख के बैठ जाते हैं चीज़ों को। अब उसमें गुस्सा भी हो सकता है, उसमें एंग्री भी, मतलब सब कुछ आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब वाई पीपल स्ट्रगल विद बाउंड्रीज, क्यों स्ट्रगल क्यों करते हैं? अब ये वही वाली बात जो शुरू में हमने डिस्कस की थी। सॉरी सर जी सर 2 पॉइंट्स रह गए मेरे जो मुझे समझ नहीं आया और मैंने काफी देर से हैंड रेस किया। जी पूछिए। जी सर, सर उसमें एक तो था कि जो हम ये बाउंड्री सेट करते हैं ना और अपने एक्सप्रेशन से किसी को
नो कह देते हैं। लाइक जो कंडीशन चाय वाली थी उसके अंदर अक्सर मैंने इस तरह किया कि मैं जाकर बैठ गई और मैंने कहा कि भाई मैं भी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, या इस तरह के रूम में जाकर बैठ गए और फिर कहा कि मैं थकी हुई हूँ, बाद में बना दूंगी, इस तरह भी कह दिया। मतलब मुझे इस चीज का खौफ नहीं था, लेकिन उससे ये होता है कि सामने वाले को मैंने तरीके से ही बात की, लेकिन फिर भी उसने नोट कर ली और वो आगे रिपोर्ट भी पहुंच जाती है, और फिर ये होता है कि आपने इन्होंने बदतमीजी की है। ठीक है। अच्छा। सेकंड चीज ये हुई जो खाने वाली आपने बात की, उसके अंदर ये तमगा मिल जाता है कि अपना अपना सोचते हैं, और मतलब मैं खुद अपना खा लेती हूँ, दूसरों के लिए बनाया है, लेकिन मैं अपना भी अच्छी तरीके से ख्याल रखती हूँ और खाती हूँ। तो जब मैं खुद अपना खा लेती हूँ या हस्बैंड ने नहीं खाया या किसी बच्चे ने नहीं खाया, तो फिर उसमें ये आता है कि बस इनको तो अपना ख्याल होता है, ये सेल्फिश बहुत है। पहले खा लिया हमारी था? हमारी जो मदर थी वो इस तरह की नहीं थी। मैं पहले नहीं खाती, मतलब कभी ऐसा होता है साथ में खा लिया, सही या है। कभी ऐसा हुआ कि भाई को टाइम लग रहा है तो मैं अपना खा लेती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। ये दो चीजें हैं, मैं मतलब डरती नहीं हूँ इस चीज से ना कि कोई मुझे क्या कहेगा। तो इन दोनों चीजों पे मुझे ये अवार्ड नसीब हो गया है। तो वो अवार्ड तो आप लगाए हैं अपने कमरे में ऊपर। देखिए इसमें होता ये है कि कोशिश करें साथ में खा आप लें। सेल्फिश हो तो खुद खा लेती हो, हाँ। कैसी माँ हो, बच्चों को नहीं खिलाया खुद ने खा लिया, अरे भाई खा लेंगे बच्चे भी। और सेकंड यही कि ऐसे करके मुंह बना के और मना कर दिया। अच्छा। तो भाई थके हुए आप खुद नहीं देख रहे हैं, हमने नोट करवा दिया तो आपको तब भी एतराज हो रहा है। तो ये दो चीजें हैं ना, तो सर ये बाउंड्री तो नहीं बनी और दूसरे बंदे को फिर भी बुरा लग रहा है। ये दो चीजें मुझे थोड़ी सी क्लियर करें कैसे हैंडल करना था। अच्छा देखें, इसमें स्ट्रेट वही वाली बात है, हमने जो आपने खुद ही बताई थी ना तीनों टाइप्स, पैसिव और कौन कौन सी जी थी? सर जी। तो इसमें तो आप लास्ट वाली में तो जा ही नहीं रही ना। जी सर। तो उसको भी तो आप अप्लाई करें ना। सर वही तो मेरे लिए मुश्किल है, मुझे वो बस दिमाग में यही होता है कि ये पॉलिटिक्स है, तो आप फिर मैं चापलूसी नहीं करूंगी। नहीं पॉलिटिक्स नहीं होती। देखें बाज़ औक़ात लोग, मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं कि आप किसी को ऐसे ही कोई छोटी सी बात भी कहते हैं तो वो दिल में लेके बैठ जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं भाई इसने तो ऐसे कह दिया। बहुत सारे लोग ना बच्चों की बात भी दिल पे लेके बैठ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेचारे बड़ी क्या कहते हैं छोटे दिल के लोग होते हैं ना, तो ये वो होता है। अब उनको ट्रीट करने का तरीका भी उन्हीं की तरह होता है, बच्चों की तरह ही होता है, उनको उसी तरह लेके आप जो है वो चलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो सिचुएशन आपने भी बताई है ना, आप जो असाइनमेंट कर रही हैं वो उसी के ऊपर कर लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। सही। अच्छा, अब दूसरी स्लाइड में हम बात करेंगे कि हमें बाउंड्री सेट करते हुए, लोगों को बाउंड्री सेट करते हुए क्या स्ट्रगल फील करनी पड़ती है। सबसे पहले जो अमूमन ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बाउंड्री सेट करते हुए लोग डरते हैं या उनको स्ट्रगल होती है कि यार बाउंड्री कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले तो आता है फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपसेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दी कि एक लड़का जो है वो अपने बॉस के पास जाता है, या बॉस उसको बुलाता है और कहता है भाई ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है, और उसके पास ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट होते हैं, टाइम नहीं होता। वो मना करते हुए डरता है कि ऐसा ना हो कि बॉस मुझे डांट दें या मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरी सैलरी रुक जाए एक्सेट्रा। वो हामी भर लेता है, ठीक है। उसको एक रिजेक्शन की वो होती है। वो अगर कह दे कि सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो डांट देगा कि नहीं तुमने ये करना है, ठीक है। तो अगेन ये वजह होती है जिसका मैं ऑलरेडी पहले आंसर दे चुका हूँ कि अगर ऐसा हो तो आप किस तरह से उससे बात कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है और मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद करूँ ऑल दैट। वो कन्वर्सेशन के अंदर आप चले जाते हैं, एक लूप के अंदर आप आ जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दी थी। आप में से किसी ने कहा था कि कोई मुझसे पूछता है कि खाना कैसा पका, और सब मेरे ऊपर आ जाता है। अगर तारीफ़ कर दूँ तो प्रॉब्लम, और अगर तारीफ़ ना करूँ तो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको कहा था कि यू कैन इन्वॉल्व मोर पीपल इन दैट कन्वर्सेशन। आप वहाँ बोल दें ज़ोर से कि भाई वोट करो, सब वोट करो, क्या सब बताओ, तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व कर लें आप उसमें, ठीक है। अब कोई भी सर ये कंडीशन भी हुई सर मेरे पास अब सर ये कंडीशन हुई थी। और जी एक सॉरी प्रोफेसर साहब, आप कोई प्रोफेशनल एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप किसी वर्क इन्वायरमेंट में हैं, वहाँ पे आपको इमोशनली अवेयर होना है, इमोशनली, बिकॉज देखें IQ किसी भी कंपनी में, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट MNCs, वहाँ पे IQ लेवल नहीं देखा जाता, बिकॉज आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन इतनी क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड होती है कि आपने उसको फॉलो करना होता है। JD इज़ वेरी मच डिफाइंड, आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। असल मसला लोगों का जो MNC में सर्वाइवल का आता है, या किसी भी कंपनी में सर्वाइवल का आता है, वो आता है हाउ डू दे हैंडल पीपल, हाउ डू दे हैंडल देयर टीम्स, हाउ डू दे हैंडल
नेगेटिव पीपल इन दिस सराउंडिंग, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है एक एमएनसी का, जहाँ पे मेरी जॉब बहुत JD was defined, everything was good, but I was that time, it's like 10 12 years ago, I was not emotionally mature to handle out things, and I was not emotionally aware कि मैं इस situation को किस तरह से handle करूँ। Like मैं कभी कभी randomly अपने बॉस को जाके कह देती थी, बॉस जरा चले मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। अब लोग बाद में उनको कहते थे कि ओह इसने तो आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर ली, दो कि मैंने नहीं रियलाइज किया कि मैंने उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर ली। या किसी ने मुझे, जैसे आप ये जो है वाई पीपल जो बाउंड्रीज वाली चीज़ है, कि किसी ने मुझे कुछ कहा करने के लिए और वो मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करने के लिए तैयार हो जाती थी कि अच्छा ओके फाइन आई विल हेल्प यू आउट। उसमें ये होता था कि लोगों को लगता था कि लाइक मैं किसी के साथ फेवरेटिज्म कर रही हूँ, या मेरी जो है उनके साथ जो है वो कोई एसोसिएशन है, वो भी बड़े नेगेटिव तरीके से ली गई। तो इस तरह का कोई, अगर हम कोई प्रोफेशनल आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से, मैं समझ गया आपका सवाल, इन तमाम चीज़ों से आपको फ़र्क क्या पड़ा? आप कहीं आपने बॉस से ये कहा? आई वाज कंसिडर एज अ, देखिए मेरा काम तो एक तरफ था, ठीक है, मैं काम, माय वर्क वाज परफेक्ट, स्ट्रीमलेस, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता था, बट ड्यू टू माय बिहेवियर मेरी प्रमोशन नहीं हुई। एचआर ने आपकी प्रमोशन नहीं की? नहीं, मेरी प्रमोशन नहीं हुई ना, बिकॉज दे थिंक आई एम नॉट मैच्योर इनफ। तो मैच्योरिटी से इसका बेसिकली क्या ताल्लुक? देखिए इनिशियली तो सब लोग ये गलतियां करते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने अभी पढ़ा है, हम किस तरह से बिहेव करेंगे, सबसे पहले तो देखिए बिहेव करने की बात है ना, अगर आप ऐसे ना करती तो लोग आपको टॉन्ट नहीं करते, ठीक है, तो ये सिचुएशन भी नहीं होती। इमेच्योरिटी में तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी अगर आप जाएंगी, हाँ अभी अगर आप जाएंगी तो अब तो आप बॉस से ऐसे बात नहीं कर सकती, इज़न्ट इट? या कर सकती हैं? वो तो अनकंडीशनली हुआ। हाँ, बट लेकिन वो यही था ना कि एक आपकी एक जो इमेज क्रिएट हो जाती है, वो फिर एक उस इमेज को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। Are you still in that company right now? No, I'm not in that company anymore. I left that company like 8-9 years ago. मैं जब आपको बात बता रही हूँ, that is some 2012 से 2014 के बीच की है, and 2015 I left that company. But वहाँ पे जो मुझसे ये मिस्टेक्स हुई, वो यही मिस्टेक्स थी, ठीक है। फिर मैंने एक और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। आई गॉट योर पॉइंट। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको शुरू से ये बता रहा हूँ कि वी हैव टू कनेक्ट दीज डॉट्स, ठीक है। इमेच्योरिटी थी, ठीक है, अब मेच्योर हो गए, ठीक। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से हट के भी आपको चाहिए, जिसमें आप सेल्फ इस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आप सेल्फ निकालेंगे तो आपके पास 6-7 सेल्फ गूगल पर निकल के आ जाएंगे, जिसमें आपके बारे में आप किस तरह से अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, आज न्यूज़ में वो सीनियर एडिटर था, उसके नीचे पूरी टीम काम करती थी, उसके बाद उसने काफ़ी चैनल बदले फिर वो जियो न्यूज़ पे चला गया। वो ऐसा बंदा था कि उसका जो काम था, जिस तरह का वो परफॉर्म करता था, उसको कोई कुछ कहता नहीं था। दैट्स द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ लर्निंग एंड ऑल दीज थिंग्स। जब वो अपने ऑफिस में जाता था, वहाँ जाके बैठता था, तो मैं उसके बाद की बात करूँ, जब वो अपने आप को वो बहुत बिल्ड कर चुका था। शुरू में तो जाता था वो तो सीधा सर नीचे करके बैठता था, यस सर करके बात करता था। उसको उसके जो मैनेजर्स थे, जो उसके सीनियर्स थे, वो उसको प्रोजेक्ट्स दे देते थे, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर लेता था और उनको दे के आ जाता था। 3-4 साल के बाद वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा कि उससे बेहतर एम्प्लॉय कोई था ही नहीं, क्योंकि उसने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया। अब उसके पास एक अलग स्पेस थी, उसका एक चेंबर था, उसके सामने सारे लोग बैठते थे, वो काम करता था। वो मुझे खुद बताता है कि जब मैं जाता हूँ तो मैं जब तक कानों में हेड फ्री लगा के गाने नहीं सुनूँ, जब तक मुझसे एडिटिंग नहीं होती। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं है? उसने कहा आई परफॉर्म दैट लव। कह रहे मेरे पास डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके बैठते थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जो मैं काम करके उनको देता था वो बहुत हाई प्रोफाइल और टॉप नॉच होता था, और ऐसा पूरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग उससे जो है वो हसद करने लग गए, एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई, लोगों ने एक कैंपेन बना दी कि यार ये तो
इसको तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन जब मेरे पास मैनेजर आता है तो मैं तो अगर पानी पीने के लिए भी उठता हूँ तो कहते हैं कि बैठ के काम करो। तो वहाँ पर जो उसने इमोशनली उसने चीज़ों को कैसे मैनेज किया, कैसे केटर किया, सबसे पहली बात तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जो उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो बेसिकली उसके लेवल के नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई उसको कह भी रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज अगर मैनेजर उसको कुछ कहता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आपकी सिचुएशन में आप अपने बॉस के पास गई और आपने जिस तरह से उनसे बात की, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं थी तो दैट्स ओके, अब आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उन्हीं को प्रॉब्लम थी और उन्होंने ही आपकी प्रमोशन नहीं होने दी या उन्हीं से कुछ हुआ, तो दैट्स डेफिनेटली द वे यू टॉक वाज नॉट गुड, ठीक है। इनिशियली जब आपने मुझे बताया, तो अगर कोई मेरे पास आके कहेगा, चाहे वो मैच्योर हो या ना हो, डेफिनेटली दैट्स नॉट द गुड थिंग जो आपने किया। कि अगर मैं अपने ऑफिस में मैं बैठा हूँ एज अ बॉस, कोई आके एकदम से दरवाज़ा भी खोल देगा तो दैट्स नॉट गुड थिंग। तो जब आप गलत करेंगे तो डेफिनेटली उसका गलत साइंस आएंगे, गलत इमोशंस भी आएंगे, और वो आप ही की गलती है जो आपको भुगतनी है। हाँ, अगर आप ठीक हैं और फिर कोई आपके ऊपर कोई ऐसा अटैक करता है तो फिर वी हैव टू वर्क ऑन दैट पर्सन। अभी यहाँ पे वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। हमारी गलती है तो हम अपने ऊपर काम करेंगे, किसी और की गलती है तो फिर हम इस डिबेट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि वाई पीपल स्ट्रगल विद बाउंड्रीज, फियर ऑफ रिजेक्शन की भी बात कर रहा था, पीपल प्लीजिंग, मैं इसको बोल दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, इसको बुरा ना लगे, तो ये इसमें दो कंडीशन है। देखें, अगरचे तो सामने वाला शख्स जिसको आप नो कहने जा रहे हैं या कोई बाउंड्री सेट करने जा रहे हैं, उससे आपका कोई काम निकलता है तो यहाँ पे आपने बाउंड्री सेट नहीं करनी है, क्योंकि आपका उससे काम निकलता है, ठीक है। तो आपने वो करना है। इसको हम एक बार्टर सिस्टम कहते हैं कि हम अपने बिज़नेस में भी यही कर रहे होते हैं कि किसी क्लाइंट से अगर हमें आगे पता चलता है कि इससे हमें बिज़नेस मिल सकता है तो हम उसको कम रेट में जो है उसका काम कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इमोशंस में भी यही करते हैं कि हमें लगता है कि यार इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन बंदा बड़ा काम का है तो हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बाउंड्रीज नहीं सेट कर सकते। और अगर हमें लगता है कि ठीक है ये किसी काम का नहीं है, आप स्ट्रेट बाउंड्री सेट कर सकते हैं, आप उसको वहाँ से बीच से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीपल प्लीजिंग की जब बात होती है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं कल्चर और फैमिली प्रेशर, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे चाय वाली बात पे। एक कल्चर या फैमिली प्रेशर आता है जिसकी वजह से हम ये नो नहीं कह सकते। उसके नीचे आप साफ लिखा हुआ है, बिलीविंग सेइंग नो इज़ डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। एक और चीज़ है, वो है फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बाज़ औक़ात हम बाउंड्री इसलिए सेट नहीं कर पाते कि अगर हमने कह दिया तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी बहुत लंबी, और वो लगता है महीने और साल या शायद पूरे दिन भी चले, ठीक है ना। तो वो एक प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आ जाते हैं लो सेल्फ इस्टीम। मैंने अगेन वही बताया आपको, अगर आपकी सेल्फ इस्टीम नहीं है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या होगा, बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज़ को। और ये आप लोगों का असाइनमेंट भी होगा, आपने एक बाउंड्री के ऊपर एक टाइप के ऊपर एक बाउंड्री भी अपनी बनानी होगी, ठीक है। अब इसमें टोटल 8 बाउंड्रीज़ हैं। पहली तो है फिज़िकल बाउंड्रीज़, ठीक है, प्रोटेक्ट माय पर्सनल स्पेस एंड बॉडी, ठीक है, ये आपकी फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ हैं। फ़िज़िकल बाउंड्रीज़ में क्या हो सकता है, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, कोई भी एकदम से दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाए, ठीक है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अपने एक प्राइवेट रूम में, प्राइवेट स्पेस में बैठा हूँ, ठीक है। इन बाउंड्रीज़ को आप कैसे सेट करेंगे, अमूमन उन घरों में जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, यहाँ पे आम सी बात है। जी, आप हैंड रेज़ कीजिएगा। जी, मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड ऑन करना है कि कुछ चीज़ों में लोगों को यही नहीं पता होता कि ये चीज़ें जो है ना वो एटिकेट्स में आती हैं, ठीक है। जैसे सैलरी का पूछना या किसी के रूम में बगैर नॉक किया आ जाना, इट्स आई थिंक दैट अच्छा, मतलब घर में कौन दरवाजा नॉक करके आता है, ये क्या तरीका है, मतलब उसको बहुत नेगेटिव लिया जाता है। एग्जैक्टली। अब ये तो एजुकेशन की बात है ना, देखिए ये तो ज़रूरी है। अब ऐसे घरों में तो ये ज़रूरी होता है, अब जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं होता, जिनको नहीं पता, अब वो तो वही वाली बात है कि जहाँ नहीं होता आया वहाँ नहीं होगा, जहाँ होता आ रहा है वहाँ होगा। तो अगर आप किसी ऐसे घर में चले गए जहाँ नहीं होता, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बताएंगे वो आपका असाइनमेंट है कि फॉर एग्जांपल फिज़िकल बाउंड्री ज़रूरी नहीं है, मैंने एग्जांपल दिए, और भी और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, फिज़िकल बाउंड्रीज़ में।
तो फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ पीछे से मैं भी चलूँ, और उसको आप मना ही नहीं कर सकते, तो फिर एक प्रॉब्लम है, ये भी एक। अच्छा, उसके बाद आते हैं इमोशन बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट माई थाट्स एंड फीलिंग्स। इसके हवाले से आप किस तरह से बाउंड्री अपनी सेट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप में से जो लोग ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिस के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप अपने घर के हिसाब से ही सेट करें बाउंड्रीज को, और जो लोग घर के हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं वो घर के हिसाब से सेट करेंगे। फिर आ जाते हैं वर्बल बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट हाउ वी स्पीक एंड व्हाट वी डिस्कस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सर कि ये वाला कैसे कर सकते हैं सर, इमोशनल वाली बाउंड्रीज कैसे सेटल होंगी, कोई एग्जांपल देना। इमोशनल वाली बाउंड्रीज कैसे सेट होंगी, तो ये तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप मुझसे ही होमवर्क करवा रही हैं। सर जी सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इमोशनल बाउंड्री से क्या मुराद है। हाँ देखें, इमोशन बाउंड्रीज से ये होता है कि कोई भी शख्स आपको कोई ऐसी बात कर दे, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो बार बार, ठीक है ना, जो चीज़ आपने नहीं करनी वो बार बार आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा हो, इस तरह से आपके इमोशनली आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर आप उसको कैसे रोकेंगे। ठीक है, समझ में आई या अभी भी कंफ्यूज है? सर नहीं आई। किसको सर आई मैं है? बताऊं? जी बताइए, कौन है? फरा, जी सॉरी आई डिडंट रेज माय हैंड। जी सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ना इस तरह से कर सकते हैं कि कोई आपको ज़बरदस्ती आपको क्रिटिसाइज करे या आपको टॉन्ट करे किसी चीज़ में, तो आप उस वक्त कैसे बाउंड्री अपनी, क्योंकि exactly. आपके इमोशंस डिस्टर्ब, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अंदर आपका मतलब अंदर से गुस्सा ही आ रहा है आपको, आप चाह रहे हैं सामने वाले को जवाब दें लेकिन आप बदतमीज़ के लाएंगे, तो फिर उस वक्त क्या सेटिंग हो सकती है आपकी बाउंड्री की। ये घर की सिचुएशन हो सकती है, और ऑफिस की सिचुएशन भी इसी तरह से हो सकती है। कोई अगर आपको आपके वर्क पे क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको आपकी शिकायत एक तरह से चुगली लगा रहा है बॉस को, या आप समझते हैं कि वो ये काम करता है, तो वो आपके दिल को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस चीज़ को उससे कैसे बचा जाए। बिल्कुल ऐसी ही है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपको या तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है कि आप ये कर दो तो फिर मैं ये करूँगा, ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगा, तो वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो वहाँ पे आप किस तरह से बाउंड्री सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्बल बाउंड्रीज आ जाती हैं आपकी। वर्बल में कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसी डिस्कशंस जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपको उसी के अंदर जो है वो ऐड किया जा रहा है, बार बार उसी कन्वर्सेशन में ऐड किया जा रहा है, वही अल्फाज बोले जा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। टाइम बाउंड्रीज़ का मतलब है कि आपका वक्त लिया जा रहा है, आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या आपके साथ बैठ के बस टाइम आपका ज़ाया किया जा रहा है, तो आपकी टाइम बाउंड्री है। आपको कुछ काम करना है लेकिन लोग बैठे हैं आपके साथ बातें कर रहे हैं, अब आप वहाँ पे कैसे बाउंड्री सेट करेंगे। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है यही हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्क बाउंड्रीज़। वर्क बाउंड्रीज़ में अगेन वही कि आपके ऊपर या तो काम लोग का ज़्यादा लोड है, या फिर आपके बॉस ने कह दिया कि आज जो है वो आप 10 बजे तक आप ऑफिस में रुकेंगे। ठीक है, आपने आज का काम कंप्लीट करना है, तो आपका एक लिमिट है, 5 बजे ऑफ हो जाता है, अब आप उसको कैसे सेट करेंगे। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़, प्रोटेक्ट माई वैल्यूज़ एंड व्हाट आई बिलीव इन। ये आजकल बहुत हो रहा है कि आप की रिलीजियस वैल्यूज़ को जो है वो हर घर में मुख्तलिफ होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि कहीं पे जो है वो न्याज नज़र होती है, अब आप किसी ऐसे घर में चले गए जहाँ नहीं होती, अब वहाँ पे आपको टॉन्ट किया जा रहा है, भाई हमारे यहाँ तो नहीं होती, या आपका नमाज़ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, आप टाइम जो है वो टाइम पे नमाज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज़ में। बहुत सारी ख़वातीन तस्बीहात बहुत ज़्यादा पढ़ रही होती हैं, तो उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, भाई तुम क्या पढ़े जा रही हो बैठ के। तो ये कुछ बाउंड्रीज़ है भाई, आपका और अल्लाह का मामला है, यहाँ पर आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके ऊपर एक बनाइएगा। फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ में आप आ जाते हैं, इसके ऊपर अभी एक डिस्कशन हुई थी, मेरे ख्याल से मिस दुर्रेफ़ा ने ये बात की थी कि फाइनेंशियल बाउंड्रीज़ पे आपको देना पड़ा। अब वहाँ पर अगर अब ये सिचुएशन होती है और आप अब माशाल्लाह मैच्योर्ड हैं, तो अब आप इसको किस तरह सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो सेक्सुअल बाउंड्रीज़ हमारी आ जाती हैं। तो ये बेसिकली टोटल 12 बाउंड्रीज़ हैं, उसके मतलब टाइप्स हैं। आपने जो असाइनमेंट कंप्लीट करना है वो ये करना है कि आपने इन 12 बाउंड्रीज़ के ऊपर अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें आपको मिल भी जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताइएगा कि कोई सिचुएशन बतानी है इसमें, कैसे बाउंड्री सेट करनी से मतलब कोई सेंटेंस या कोई होना चाहिए, या कोई सिचुएशन, कोई सेंटेंस होना चाहिए डेफिनेटली कि ये सिचुएशन हुई थी और ये मेरी बाउंड्री, मैंने इस तरह से उसको कवर अप किया। इट कुड बी एनीथिंग, कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस हो, कोई एक्सक्यूज़ किया हो आपने या व्हाटएवर। ठीक है, आप लोग सर लेकिन
अगर अभी मैं आपको 5 से 10 मिनट दे दूं तो आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर काम। सर इस तरह की कंडीशंस हुई हैं और उसके अंदर बाउंड्रीज भी सेट की हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। सर ये फिजिकल वाली में मेरे साथ हुआ था। आप कर मेरे साथ तो इमोशनल, वर्बल, ये तकरीबन हुई हैं। स्पिरिचुअल ज्यादा पढ़ लिया तो भाई ये पता नहीं क्या कर रही है, तो वो वाली चीजें तो हुई हैं, लेकिन बाउंड्री भी सेट की है, बताया भी है कि भाई ये है, आप भी पढ़ लो। सही है। लेकिन सर वो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक तो है। बताने के बाद भी ना मतलब लोग नेगेटिव ले लेते हैं। हाँ, नेगेटिव ले लेते हैं। आप उनको बुक भी खोल के दिखा देंगे, ये पढ़ रहे हैं, आपको रिटर्न में यही मिलेगा, ये हमने तो कभी नहीं पढ़ा। अच्छा या फिर तो वो एटिकेट्स फिर में वो चीज आ रही हो तो भी वो उसको माइंड करते हैं कि हाँ, नहीं अब उन्होंने ऐसे बोल जी दिया, सर। इससे तो बात ही नहीं अब करनी तो वहाँ पे चाहिए, बाउंड्रीज ये लगाना फिर ज़रूरी हो जाती है जब आपने कहा कि सर वो जैसे सामने वाला मान ही फिजिकल में नहीं फ्रेंड्स रहा। बैठे हुए होते हैं। फिर सर वो कह देते हैं कि ये रूड है और बदतमीज है और एटीट्यूड दिखा रही है, पता नहीं किस बात का है। तो वो फिर बंदा बोलता है अच्छा चलो छोड़ो, पढ़ते ही नहीं है। काफी चीजें सर हमने इस तरह कर दी हैं कि वो तो ज़रूरी है माइनस आप करते लोग गए इसको फिर। सामने पढ़ें, सामने करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप बोलना हाँ, चाह रहे इसी हो। तरह किया फिर के उनके सामने, या टाइमिंग चेंज की, कभी कभी ऐसा भी किया कि फिर भी वो आके इन्वेस्टिगेट, लाइक कोई खाना बनाया अपनी पसंद का, उसमें आके उन्होंने कहा नमक मिर्च नहीं डालना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब अपनी पसंद का उन्होंने अलाउ किया, खाना बना भी लिया, खा भी लिया, अब बीच में आके फिर भी वो उसको थोड़ा सा एक निवाला खाना के लिए उन्होंने एक बाइट लिया, ओहो तुमने तो बहुत मिर्चें डाली हैं, आपको तो डॉक्टर ने मना किया। अरे जब आपने ही परमिशन दी है, जब हमने बाउंड्री सेट कर ली कि हम अपना अलग खाना बनाकर खा लेंगे अपनी मजे से, फिर भी आप आके हमें टोक रहे, तो वो क्या फायदा हुआ बाउंड्री का? तो यहाँ पर जब आप खुद से वो काम कर रहे हैं तो ये फिर कोई बाउंड्री नहीं हो गई, ये खुद ही एक बाउंड्री नहीं हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे पढ़ने की, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज की, जब आपने वक्त चेंज कर जी, दिया, जी। फिर आपने रात के वक्त अपना जब लेटे में जब आपने पढ़ लिया, तो वो भी एक बाउंड्री नहीं कहलाएगी आपकी कि ठीक है भाई मैं अपने वक्त में काम कर रही हूँ। ज़रूरी है कि आप उनको सामने जी दिखा सर, के बात यही सर करके। यही तो मैंने बाउंड्री सेट कर दी कि उस टाइमिंग में उनके सामने पढ़ना बंद कर दिया, या उनके साथ जो कैसे? चीज उन्हें पसंद नहीं थी वैसा छोड़ दिया। बाउंड्री सेट कर दी अपनी, लेकिन उस बाउंड्री का फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो उस टाइमिंग में भी हमें इंटरप्ट करने आ गए। चलें एक काम करें, अभी आप ये बाउंड्री सेट करें, बनाएं, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर बात सर? करते हैं। जी तो आप कह रहे हैं 12 हैं, ये तो 8 हैं। 12 हैं? नहीं 8 ही हैं। 1 2 3 4 हाँ सही है, 8 है। 8 हैं, 8 बाउंड्रीज हैं। तो सर बस सिचुएशन और सॉल्यूशन लिखना है ना हर बाउंड्री का। एग्जैक्टली आप लोग ये बनाएं, उसके बाद हम दोबारा कनेक्ट होते हैं, फिर बाकी के सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 15 मिनट्स के बाद या 10 मिनट्स। 10 मिनट्स? अच्छा ठीक है सर। चलें जी फिर सर। कनेक्ट करते हैं। जी सर।